हेलो एवरीबॉडी। कल हम कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर हमने आधी लगभग ऑलमोस्ट हाफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की थी। और लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हमने D1 D2 D1 D2 D3 के बारे में पढ़ा था, जो कि उनके पास एक ही कंडीशन होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि D5 D6 एंड D7 ये दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर भी और आउटर भी। आउटर क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इनर को कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देख, लेकिन इनमें कंडीशन क्या थी कि इनमें इनर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ये मोर स्टेबल। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल, और ये कौन बनाते हैं, वीक फील्ड लीजेंड। अब हम बात करते हैं D8 D9 और D10 के बारे में। ठीक है। D8 का क्या है यहाँ पे, जब D8 का मतलब है D8 का मतलब है भाई कि जब ये हमने इनर का केस ले लिया, इनर का केस ले लिया, ये आउटर का ले लिया। ठीक है। इसमें इजी रहेगा। ठीक है, इसमें इजी रहेगा। हाँ, ये इनर का केस है, इनर ऑर्बिटल का। इधर आउटर का केस ले लेते हैं हम। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये Eg हो गया, ये हो गया T2G, ये Eg हो गया, और ये T2G। अब इनर में आउट इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इनर का मतलब है कि सबसे पहले यहां इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीनों ऑर्बिटल फुलफिल होंगे। ये हमने पेयरिंग करवा दी, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसमें कोई भी खाली नहीं है। ठीक है। इसका केस देखो, यहां पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरे जाएंगे, 5 6 7 और 8। ठीक है। देखो दोनों केस सेम है। सेम होने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब हम D9 की बात कर लेते हैं। D9 T2G और Eg, यहां पे भी T2G एंड Eg। देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरने हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 कैसे भरे जाएंगे, पहले एक एक पांचों को देना पड़ेगा। इसमें कैसे भरे जाते हैं, पहले एक एक इन तीनों को देके फिर इनकी पेयरिंग, इन तीनों की पेयरिंग करवाते हैं, फिर बच गए वो इलेक्ट्रॉन वो इसमें जाते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो कंडीशन क्या है, इसमें अंदर वाला डी और ये डी ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये भरा हुआ है दोनों कंडीशन में। ठीक है, नहीं कर पाता तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि बाहरी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा इसमें, बाहरी डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D10 की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा इसी में करवा देता हूं, चलो अलग से ही बना लेते हैं। 1 2 3, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3, सॉरी पहले इसमें इसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, 6 7 8 9 और 10 भर गया पूरा। ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेम है। डी ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो ये भी इनर तो बना नहीं सकता,
तो क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां से एक बात समझ लो कि D1 D2 D3 हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, D4 D5 D6 D7 इनर भी बना सकते हैं आउटर भी बना सकते हैं, लेकिन इनके इनर ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। D8 D9 और D10 ऑलवेज, D8 D9 एंड D10 ऑलवेज फॉर्म्स क्या बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल, और इसको हम कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें एक चीज और रह जाती है भाई, एक चीज और मैटर करती है, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, इतना सब कुछ, तीन कंडीशन है भाई यहाँ पे, D1 D2 D3 इनर ऑर्बिटल, D8 D9 D10 आउटर ऑर्बिटल, D4 5 6 7 इनर भी और आउटर भी, बट इनर ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब हम पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ये आपको ध्यान से आपने देखा है, ध्यान से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं और आउटर क्यों बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी होती क्या है। पेयरिंग एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to pair up the electrons in d orbital, वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवाने के लिए जरूरत पड़ती, जिसकी जरूरत होती है। ठीक है, जैसे ये इस डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, अब इनको पेयर करवाने के लिए कि जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मान लो इसको पेयर करवाना, पेयर कैसे होगा इनका, ये हो जाएगा कि 1 2 4 और 5, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए ना, वैकेंट बना लिए यहाँ पे। ठीक है, तो पेयर करवा के ये पेयर बन गई। ठीक है, तो इस पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे कहेंगे हम पेयरिंग एनर्जी। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो स्प्लिटिंग होती है, इस ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, Eg और T2g, Eg और T2g, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों का, डेल्टा नोट। ठीक है, अगर ये डेल्टा नोट पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी को हम P से डिनोट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, कि पेयरिंग एनर्जी अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा है, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा उल्टा कहें इसको हम, कि डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये हम D7 D4 D5 D6 और D7 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो फिक्स है, उनका तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, पेयरिंग नॉन पेयरिंग का, लेकिन हम इनके लिए बात कर रहे हैं। अगर डेल्टा नोट, जो इसके बीच में जो स्प्लिशन हुआ है ना, डी ऑर्बिटल जो टूटा है, ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है यहां से यहां तक का, इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस है, अगर वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, ठीक है, तो भाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो हमारे पास इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन P देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज ए आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बात। दूसरी, अगर ये एनर्जी ज्यादा हो गई, ये स्प्लिशन ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा स्प्लिशन हो, तो इलेक्ट्रॉन यहां पहले भरे जाएंगे, यहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यहां नहीं पहुंच पाएंगे तो ये ऑर्बिटल्स खाली मिल जाएंगे। तो अगर डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स
complex form is a inner orbital और a low spin, इसको हम क्या कह सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, ये स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे हम CFSC वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अगर वो CFSC वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव, ठीक है, अगर वो ज्यादा नेगेटिव किससे, P से ज्यादा नेगेटिव हुई, ठीक है, मतलब P से ज्यादा हुई वो वैल्यू, ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल, P से कम रहेगी तो आउटर ऑर्बिटल। P से कम रहने का मतलब ये स्प्लिशन इतना परफेक्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां ना भरे जाए। ठीक है, इनके बीच का एनर्जी गैप है बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आराम से भरे जा सकते हैं, इनको एक एक देने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, वो पेयर अप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये गैप ज्यादा हो तो पहले इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएं और फिर यहाँ पे भरने से पहले ये इनका पेयर पूरा होना हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है पेयरिंग एनर्जी का। ठीक है, फिर भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अब एक बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स की जो पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, वो मतलब डेल्टा नोट, ये जो एनर्जी है स्प्लिटिंग एनर्जी, वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। ठीक है, तो हाई डेल्टा नोट एनर्जी, तो अगर ये ज्यादा होगी तो कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लो स्पिन बनाएंगे। और अगर वीक फील्ड लीजेंड है तो ये इनकी जो ये डेल्टा नोट एनर्जी है वो लो रहेगी, लो डेल्टा नोट एनर्जी, और अगर लो रहेगी तो भाई ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की थ्योरी कि वो इनर ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं, किस में इनर ऑर्बिटल बनाते हैं, किस में आउटर बनाते हैं, और किस में दोनों बना सकते हैं, और उनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, दिस ऑल रिलेटेड टू दिस वन, ये वाला, ये आप ध्यान से अगर पढ़ कर लेंगे। ठीक है, आपको डेल्टा नोट पता है क्या है, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस है, पेयरिंग एनर्जी का पता है क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कौन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपको पता ही है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, हमने 8th चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, मैग्नेटिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। magnetism in complexes. It depends on an unpaired number of electrons. In d orbital, ये अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट then substance is paramagnetic. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म, और हम मैग्नेटिज्म कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 2, इसका रूट और बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद अभी कलर, वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म्स कलर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। color formation by complex compounds.
ये मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 8 में भी बताया था, ठीक है। किसकी वजह से होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। ये स्प्लेशन होता है ऑर्बिटल्स का, ठीक है, स्प्लिशन होता है। मान लो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सनलाइट आई, एच न्यू, सनलाइट का जो पार्टिकल है, फोटोन जिसे कहते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स, वो इसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है। टकराने का मतलब है व्हाइट लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो किसी एक पर्टिकुलर कलर की एनर्जी को सोख लेगा ये, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कलर की एनर्जी को सोख लेगा, मतलब उस कलर की एनर्जी को सोखेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हो, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को की एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन को ये सोख लेगा, ठीक है। तो सपोज इसने येलो कलर सोख लिया, ठीक है, येलो कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करते ही एनर्जाइज हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आते ही ये जंप कर गया कहां से? लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जैसे इसने जंप किया, जंप करेगा तो क्या करेगा, ये जो कलर इसने सोखा है, एब्जॉर्ब किया है, उसके अपोजिट कलर रिलीज होगा यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट कलर यहाँ पे रिपेल करेगा और वो कलर हमें दिखाई देगा। जैसे येलो का अपोजिट कलर जैसे कि ब्लू है, ठीक है, तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा इसका, ठीक है। जैसे COH2O6 टाइम्स इसके ऊपर चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और ये आपका ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगा एंड ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर एंड रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिव ब्लू कलर, ठीक है। ये ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करेंगे तो ऑरेंज कलर की वजह से करेंगे वो, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप, और जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वहां पे वो ब्लू कलर होगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या है? इसमें लिखना ये है कि व्हेन ने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स absorb a particular frequency, a particular energy of a color and jumps into the higher or higher energy orbitals, ठीक है, and reflect the opposite color of that absorbed color, ठीक है। ये बात आपने इसके अंदर लिखनी है। वैसे मैं लिखवा भी चुका हूँ ये चैप्टर में आपने, तो वहाँ से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात यही है कि ये सनलाइट है किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, चलो लिखवा देता हूँ इसमें, ये नोट कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेना, ये एक आध बुक में भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है आपने? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स in a complex compounds the lower energy orbitals energy electrons absorb the energy of a particular color of white light and comes into excited state and jump in higher energy orbitals.
orbitals, higher energy orbitals Eg। ये कौन से थे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से थे? T2G, ठीक है, ये T2G, ये Eg, ठीक है। तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल जंप कर जाएंगे एंड रिफ्लेक्ट द अपोजिट कलर which reaches to our eyes, ठीक है। उसका एग्जांपल आप ले सकते हो, हेक्सा कोबाल्ट, ठीक है। तो ये इसका कलर फॉर्मेशन हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्केलर कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रहती है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इनमें, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या होता है कि इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, एक बार मैं लिखवा देता हूं फिर बताता हूं आपको। इन स्क्वायर प्लेनर complexes the legends does not present, legends are not present at z axis। z axis पे जो legends प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से so that the force of repulsion is minimum on z axis orbitals। z axis orbitals के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमम रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्प्लिशन होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो स्प्लिशन ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे रहेगा कि ये d ऑर्बिटल हो गया भाई, ये dx² माइनस y² है, dz² है, ये dxy है, dyz है और dxz है, ठीक है। तो देखो z ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी, तो z ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी, तो ये z ऑर्बिटल है, ये z है और ये z है, ठीक है। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसकी होगी। तो सबसे पहले ये जो ऑक्टाहेड्रल में थे वो कर लेते हैं हम, Eg वाले थे, ये dx² माइनस y² और ये dz² और ये dxy, dyz और dzx, मतलब xz या zx कहते हैं। अब सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी रहेगी dx² माइनस y², इसकी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। फिर दूसरी एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? ये xy जिसमें z नहीं है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो ये आ गया dxy। तीसरे नंबर पे फिर अब z वाले आ गए, z वालों में सबसे ज्यादा एनर्जी वही एक्सियल की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा ये आ जाएगा dz² और बच गए वो दोनों, वो ये इधर आ जाएंगे dyz
सॉरी हाँ डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम है तो सेम रहेगी। ठीक है, ये स्प्लिशन होगा भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, इस तरह का स्प्लिशन होगा। और जो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होते हैं वही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्योंकि पेयरिंग इसमें भी होती है, पेयरिंग होगी तभी डी ऑर्बिटल खाली होगा। ठीक है, एक डी ऑर्बिटल इसके लिए खाली होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक डी ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे, तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स फॉर्म्स dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एंड फॉर्म्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और रहती है, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। ठीक है, द स्प्लिशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस is just reverse than octahedral complexes, and the splicing energy of tetrahedral complexes delta t is nearly half than octahedral complex। octahedral complexes, ठीक है, तो octahedral complexes की एनर्जी को हम डेल्टा नोट से डिनोट कर रहे थे, इसकी एनर्जी को हम डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो स्प्लिशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जो स्प्लिशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट डेल्टा टी है, वो बराबर रहेगी 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। ऑक्टाहेड्रल की के मुकाबले टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी है वो 4/9 टाइम्स रहेगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल की, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की। ठीक, तो जो स्प्लिशन है वो जस्ट रिवर्स होता है। अब स्प्लिशन कैसे होगा कि ये 5 ऑर्बिटल हो गए भाई, ठीक है, 5 ऑर्बिटल हो गए डी के, तो यहाँ ये T2G ऊपर आ जाएगा और ये EG वाले नीचे आ जाएंगे। ये इनका हो गया बेरी सेंटर, ठीक है, और ये जो एनर्जी गैप है ये यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी गैप है इसे हम डेल्टा टी कह देते हैं। ये जो रहेगा वो 0.4 डेल्टा टी रहेगा, ये 0.6 डेल्टा टी रहेगा माइनस का। ठीक है, तो ये स्प्लिशन होता है और इस स्प्लिशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, कोई अंदर कोई डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो वीक फील्ड लीजेंड्स प्रीफर करते हैं, वीक फील्ड लीजेंड्स प्रीफर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसमें डेल्टा टी बहुत कम होता है, स्प्लिशन एनर्जी इज वेरी लो, बिकॉज स्प्लिशन एनर्जी इज वेरी लो। स्प्लिशन एनर्जी वीक फील्ड लीजेंड है
उसमें यही दिक्कत है कि उनकी स्प्लिशन एनर्जी लो होती है, इसलिए अंदर वाले डी ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बाहरी डी या तो बाहरी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है अगर उसकी जरूरत है, तो नहीं जरूरत है तो भैया sp3 टेट्राहेड्रल में जरूरत नहीं होती बाहरी डी ऑर्बिटल की, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होके और आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और रहता है भाई कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, की डेल्टा जो एनर्जी है सभी में है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में भी है, टेट्राहेड्रल में भी है, ठीक है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी लास्ट पॉइंट है। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिशन एनर्जी, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा नोट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन में डेल्टा एस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, पहला फैक्टर है, ठीक है, देखिए पहला फैक्टर है जो स्प्लिशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लो रहेगी तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी लो रहेगी। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो डेल्टा जो स्प्लिशन एनर्जी है वो भी हाई रहेगी। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द स्प्लिशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड वन, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एटम की ज्यादा रहेगी भाई, तो जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है, तो इनकी स्प्लिशन, इनमें स्प्लिशन एनर्जी ज्यादा रहती है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भाई कि नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का नेचर, नेचर ऑफ मेटल आयन कैसे, as we move top to down in periodic table, from 3D to 4D and 5D, the splicing energy increase, स्प्लिशन एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी भाई, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स जो हैं, डी ऑर्बिटल है वो आपके न्यूक्लियस से काफी दूर होता चला जाएगा, 4D में और दूर, 5D में और ज्यादा दूर, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो उसमें स्प्लिशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए डेल्टा नोट्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसमें। और ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, आप इस तरह लिख के भी छोड़ सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब है कि अगर देखो हमने अभी भी पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिशन एनर्जी है वो काफी कम होती है ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है CFSC जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है, जबकि टेट्राहेड्रल की काफी कम होती है, और स्क्वायर प्लेनर की इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा O की सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा S और फिर डेल्टा T, ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर है वही नेचर ऑफ लीजेंड। नेचर ऑफ लीजेंड में क्या डालेंगे कि
जो लीजेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स हैं, वो उनकी स्प्लिशन एनर्जी ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स हैव हाई स्प्लिशन एनर्जी। स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स हैव हाई स्प्लिशन एनर्जी एंड वीक लीजेंड्स हैव लो स्प्लिशन एनर्जी। तो ये चार फैक्टर हैं: ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ लीजेंड एंड ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। एक रह गया लिमिटेशन, दो लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। लिमिटेशन ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस ये हैं कि एज पहला पॉइंट कि इसने कहा था कि सारे के सारे लीजेंड्स, ऑल लीजेंड्स एज फ्रॉम CFT, फर्स्ट पॉइंट, एज फ्रॉम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लीजेंड्स आर पॉइंट नेगेटिव चार्ज। यही कहा था इसने कि सारे लीजेंड्स पॉइंट नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस वजह से जो नेगेटिव लीजेंड्स हैं उन वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए न्यूट्रल की बजाय। ठीक है, नेगेटिव लीजेंड्स हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव लीजेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होने चाहिए, बट जो न्यूट्रल लीजेंड्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। CO इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीजेंड। ठीक है, तो so that the negative legend may be the strong field legend, but chlorine, bromine, iodine are the weak field legends. This point cannot be specified or solved by the CFT। ये पॉइंट CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट था इसमें कि it does not explain the covalent character of metal legend bonds। It does not explain the covalent factor of metal legend bond। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, इसने मेटल लीजेंड के बॉन्ड को आयनिक बता दिया। ठीक है, मेटल लीजेंड के बॉन्ड्स को इसने आयनिक बता दिया प्योरली, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसने आयनिक बता दिया, लेकिन इसने कोवेलेंट कैरेक्टर को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। VBT ने इसको प्योरली कोवेलेंट बताया था, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताए थे, इसने आयनिक बता दिया। तो ये चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं हो पाई अच्छे से। ठीक है, कि कितना परसेंट कोवेलेंट है, कितने परसेंट आयनिक है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं CFT की, और आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अपनी कॉपी में अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में चेक होगी।